तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बिहेवियरिज्म अप्रोच टू लर्निंग की थ्योरी की क्लास पढ़ी है। व्यवहारवाद क्या कहता है अधिगम के संबंध में, अधिगम के विषय में, अधिगम को कैसी प्रक्रिया मानता है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा डिटेल में। आज की इस क्लास में हम लोग उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो एक तरीके से ये आपका क्या है, प्रैक्टिस सेट है। और हम इसी क्रम में चलते आ रहे हैं कि हम लोग एक दिन थ्योरी की क्लास करते हैं और एक दिन फिर उसका प्रैक्टिस सेट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, वो मैं आपको क्रम से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाइएगा और उसमें देखिएगा, उसमें मैंने जीरो से साइकोलॉजी पढ़ाया है, बिल्कुल जीरो से, कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, वहाँ से पढ़ाना शुरू किया है। फिर लर्निंग के थ्योरीज, मोटिवेशन, डेवलपमेंट की थ्योरीज, सारा मैं एकदम क्रम से पढ़ा रहा हूँ। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। और सारे थ्योरी की क्लासेस का प्रैक्टिस सेट भी मैंने कराया है, तो उन प्रैक्टिस सेट को भी देखिएगा। PYQ भी इस चैनल पे बहुत ज़्यादा अपलोड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वो भले ही दूसरे यूनिवर्सिटी के हों या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हों, उसको ज़रूर आप सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जो बीएड से संबंधित 100 क्वेश्चन आते हैं वो सिमिलर ही होते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक, तो इसके लिए आप ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जहाँ जीत निश्चित हो वहाँ तो सभी लड़ते हैं, जहाँ जीत निश्चित हो वहाँ तो सभी लड़ते हैं, लेकिन जहाँ हार निश्चित हो वहाँ केवल योद्धा ही डटते हैं। अभिप्राय क्या है इन पंक्तियों का? अभिप्राय है इन पंक्तियों का कि अगर हमें पता चल जाता है कि हम इस चीज़ में जीतने वाले हैं, तो सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर जीत पता होती है कि हम जीत जाएंगे, तो फिर लड़ने के लिए सब तैयार रहते हैं कि हाँ, हम भी लड़ेंगे। लेकिन जहाँ पे पता हो कि नहीं, हमारा हार ही निश्चित है, और फिर भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तो मतलब हम योद्धा हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप योद्धा बनना चाहते हैं कि सामान्य नागरिक, मतलब सामान्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, कि जिसके अंदर कवरेज कम है। महाभारत का ही आप उदाहरण ले लें, तो अर्जुन को पता था कि उनकी जीत होगी, वो लड़े, लेकिन एक कौरव भी किरदार था महाभारत के अंदर, उनको पता था कि मैं दुर्योधन का साथ दे रहा हूं तो मेरी हार तो निश्चित ही है, लेकिन फिर भी वो युद्ध को पूरे सक्रियता के साथ लड़े, डटे रहे अंतिम क्षण तक। तो वो एक असली योद्धा हैं। तो हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए। और इसी के साथ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भरा हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे फिर आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भरा है, वहाँ पे अमूमन कम सीटें हैं, तो आपको लगता होगा कि सबको कैसे मिल जाएगा। तो आपको लास्ट समय तक डटे रहना है, अच्छे से तैयारी कीजिए, परीक्षा में बैठिए, परफॉर्मेंस अच्छा कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है, मिलता है ठीक है, नहीं मिलेगा आगे का प्लानिंग करेंगे। डरना क्यों? तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा ध्यान अपना तैयारी पे लगाइए। हमने आपसे ये भी बोला था कि कमेंट में आप बताइएगा कि आपने किस यूनिवर्सिटी से फॉर्म अप्लाई किया है और आपका पेपर कितने तारीख को है, लेकिन आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये सब आपकी कमियाँ हैं, आपको यही नहीं पता है कि आपका एग्ज़ाम कब होना है। पता भी है, अगर आप नहीं बता रहे हैं तो भी आपकी कमी है। तो इन सब चीज़ों को सुधारिए, और अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो उसको बताइए, क्योंकि हम आपके भले के लिए ही वो इन चीज़ों को पूछते हैं। अगर आप हमें बताएंगे तो हम थोड़ा एक्टिव रहेंगे, और जो नई अपडेट रहेंगी या जो आपको गाइड करना है तो गाइड किया जाएगा, तो इसलिए पूछा जाता है। ठीक, चलिए आज आप बताइएगा कि आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हम करेंगे, 10 क्वेश्चन हैं, तो आप बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक, इसके बाद आगे हम थ्योरी की क्लास नेक्स्ट डे में करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आज का वो क्या है, आप मुझे कुछ बच्चे दे दीजिए जो अभी अभी जन्म लिए हैं,
मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। ये एक स्टेटमेंट है। आप मुझे कुछ बच्चे दे दीजिए जो अभी अभी जन्म लिए हैं, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। यह कथन, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था? इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? ऑप्शन है आपके पास थॉर्नडाइक, सीएल हल, बीएफ स्किनर, जेबी वॉटसन, जॉन बी वॉटसन। तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट व्यवहारवाद के अंदर दिया गया है। बिहेवियरिज्म के अंतर्गत ये स्टेटमेंट दिया गया है और इस स्टेटमेंट को देने वाले हैं जेबी वॉटसन, जिनको कि व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। इनका एक प्रयोग था जिसका नाम है लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग में उन्होंने बच्चे के ऊपर प्रयोग किया था और उसी के आधार पर एक कंक्लूजन निकाला था कि आप मुझे कुछ बच्चे दे दीजिए, मैं उससे जो चाहूँगा वो बना दूंगा। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, भिखारी, कुछ भी, उसको इन्वायरमेंट दे के उस इन्वायरमेंट में उसकी कंडीशनिंग अलग अलग चीज़ों से करा के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा नंबर होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या है? व्यवहारवाद के अनुसार अधिगम की प्राप्ति हो सकती है। व्यवहारवाद अप्रोच को यदि हम फॉलो करते हैं तो व्यवहारवाद के थ्रू किस तरह से लर्निंग कराई जा सकती है, किस वे से लर्निंग कराई जा सकती है। तो आपको पता होगा कि अगर आपने बिहेवियरिज्म की जितनी भी लर्निंग की थ्योरी पढ़ी होंगी तो उसमें आप कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग करा सकते हैं। जब आप इवान पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें वो कुत्ते की कंडीशनिंग कराते हैं, किसके साथ? घंटी के साथ, भोजन के साथ, और उसी के द्वारा उसको लर्निंग कराते हैं। एक ऐसा भी अवस्था आता है कि सिर्फ घंटी बजता है और कुत्ते के मुंह से लार एकत्रित हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो वो लर्निंग कर लेता है। तो वो स्टूमुलस से उसके रिस्पॉन्स को क्या करते हैं? कंडीशनिंग करा देते हैं। तो कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग कराने की बात करता है आपका बिहेवियरिज्म। अभ्यास या प्रैक्टिस द्वारा भी लर्निंग होता है, व्यवहारवाद आपका कहता है। अगर आपने पढ़ा है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये थॉर्नडाइक का है। इसमें बिल्ली क्या करती है? बार बार गलती करती है, अभ्यास करती है और अंत में वो एकदम लीवर वाले बटन पे ही पंजा मारती है और बाहर आके मछली को खा लेती है। तो व्यवहारवाद क्या कहता है कि कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग कराई जा सकती है, प्रैक्टिस के थ्रू लर्निंग कराई जा सकती है, रीइंफोर्समेंट के द्वारा भी लर्निंग कराई जा सकती है। अगर आपने बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ा होगा या फिर आरएस थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो चूहा को रीइंफोर्समेंट दे के, जो अनाज के दाने होते हैं उसको दे के उसको सिखा देते हैं कि सही बटन को दबाओगे तो सही स्टिमुलस मिलेगा। तो क्या करता है चूहा कि वो उस बटन को ही दबाने सीख जाता है जिस बटन को दबाने से अनाज बॉक्स के अंदर आता है। तो जो व्यवहारवाद है वो कहता है कि कंडीशनिंग के थ्रू लर्निंग हो सकती है, प्रैक्टिस के थ्रू लर्निंग हो सकती है, रीइंफोर्समेंट के थ्रू भी लर्निंग कराई जा सकती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका एक चीज़ और है, अगला क्वेश्चन कि व्यवहारवाद संबंधित है, रिलेटेड टू बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म किससे रिलेट करता है? तो जो बिहेवियरिज्म है वो रिलेट करता है आपका किससे? देखिए ऑप्शन है आपके पास ब्राहा व्यवहार, एक्सटर्नल बिहेवियर, आंतरिक व्यवहार, इंटरनल बिहेवियर, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ देज। तो जो बिहेवियरिज्म होता है आपका, जो बिहेवियरिज्म होता है ये किस चीज़ का स्टडी करता है? ये आपका स्टडी ऑफ बिहेवियर करता है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन करता है। ये मनोविज्ञान का क्या है? एक संप्रदाय है, एक अलग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है बिहेवियरिज्म। तो ये व्यवहार का अध्ययन करता है। किस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करता है? मैंने थ्योरी की क्लास में आपको बताया था, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जिसको देखा जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, ऐसा बिहेवियर नहीं जो कि अचेतन मन में है, जो कि इनर है, इंटरनल है, ऐसा बिहेवियर नहीं। जो एक्सटर्नल बिहेवियर है, जो दिख रहा है हमारे दैनिक क्रियाकलापों में,
उस व्यवहार का अध्ययन करता है व्यवहारवाद। ये व्यवहारवाद की थ्योरी में हमने पढ़ा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटर्नल बिहेवियर से संबंधित है आपका बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, इसके जनक जे.बी. वॉटसन हैं और ये स्टडी ऑफ बिहेवियर पे फोकस करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। किस प्रकार के व्यवहार का? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का, जो बिहेवियर ऑब्जर्व हो सकता है, जो बिहेवियर दिख रहा है सामने से, हम उसका अध्ययन करते हैं। जो वो छुपा के रखा है अपने मन के अंदर, अनकॉन्शियस माइंड में, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल आपका हार्ड है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप थ्योरी की क्लास को ध्यान से देखे हैं तो क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसी के हिसाब से ऑप्शन है। पहला स्टेटमेंट क्या है? व्यवहारवाद उद्दीपक अनुक्रिया का तंत्र है। बिहेवियरिज्म इज अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। क्या जो बिहेवियरिज्म है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का मैकेनिज्म है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के संबंध का जो परिणाम है वो है व्यवहारवाद। पहला स्टेटमेंट तो ये है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका वो है व्यवहारवाद मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। जो व्यवहारवाद है, जो बिहेवियरिज्म है, वो मनोविज्ञान को क्या बताता है कि ये व्यवहार का विज्ञान है, साइंस ऑफ बिहेवियर है। तो ये कथन दो हैं। अब ऑप्शन क्या है? कथन 1 गलत है पर कथन 2 सही है। कथन 2 गलत है पर कथन 1 सही है। कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत है। और चौथा है कथन 1 व कथन 2 दोनों सही है। तो आपको पता होगा कि व्यवहारवाद के अंदर स्टिमुलस की भी बात होती है, रिस्पॉन्स की भी बात होती है। दोनों में कंडीशनिंग कराने के बाद जो आउटपुट मिलता है उसी को हम लर्निंग बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो पूरा तरीके से सही हो जाएगा। दूसरा जो है, आपको पता होगा कि मनोविज्ञान को एकदम शुरू में आत्मा का विज्ञान बोला गया, फिर मन का विज्ञान बोला गया, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार का विज्ञान किसने बोला? जे.बी. वॉटसन ने बोला, यानी व्यवहारवाद संप्रदाय ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बोला था। ये मैंने आपको मनोविज्ञान के फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है, अगर आपने मेरी पिछली क्लासों को देखा होगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ही क्या हैं? राइट हैं, सत्य हैं, सही हैं। तो इसका सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्या है? ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये आपका CUET PG के एग्जाम में आया था और इसका आंसर अधिकतर बच्चे नहीं कर पाए थे। और अगर आपने भी अगर बिहेवियरिज्म की सारी थ्योरी ध्यान से नहीं पढ़ी होगी तो आप भी इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। देखिए क्या है, व्यवहारवाद को अन्य किन नामों से जाना जाता है? व्यवहारवाद का अन्य और कौन सा नाम है? तो ये बहुत कम बच्चे जानते हैं। इसमें ऑप्शन क्या है? पहला संरचनावाद, जिसको हम इंग्लिश में स्ट्रक्चरलिज्म बोलते हैं। दूसरा है रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म। और चौथा है संयोजनवाद, कनेक्शनिज्म। तो कौन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो संयोजनवाद होगा, कनेक्शनिज्म होगा। क्यों होगा? तो आपने व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म के अंदर ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़ी होगी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। और थॉर्नडाइक इसमें किस चीज़ की बात करते हैं? उसमें वो स्टिमुलस की बात करते हैं, स्टिमुलस की बात करते हैं। और किसकी बात करते हैं? रिस्पॉन्स की बात करते हैं, रिस्पॉन्स की बात करते हैं। और इन दोनों में वो क्या बताते हैं कि इन दोनों में कनेक्शन है भैया। क्या है? कनेक्शन है। इन दोनों में कनेक्शन है। और इस कनेक्शन का ही जो आउटपुट है, इस कनेक्शन का ही जो आउटपुट है या कह लीजिए जो रिजल्ट है, वही क्या है? वही है आपका लर्निंग। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक ने पहली बार कनेक्शनिज्म को सामने लाया और व्यवहारवाद से कनेक्शनिज्म को जोड़ने का प्रयास किया। तो इनके इस स्टेटमेंट के बाद या इस प्रयोग के बाद, जब अपने प्रयोग में इन्होंने कनेक्शनिज्म की बात की, संयोजनवाद की बात की, तो व्यवहारवाद को संयोजनवाद के भी नाम से जाना जाने लगा। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप आज से याद रखिएगा कि व्यवहारवाद को संयोजनवाद भी बोला जाता है। तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में संयोजनवाद रहे
इंग्लिश में वर्ड कनेक्शनिज्म रहे तो उसको आप रिलेट कीजिएगा बिहेवियरिज्म से, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियरिज्म की हैं उसी के हिसाब से एक्सप्लेन करके आंसर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, टफ है, हो सकता है आप न बता पाएं। सक्रिय व्यवहार होता है या संक्रिय व्यवहार होता है? संक्रिय व्यवहार आगे तो किसको कहते हैं ये जान लीजिए। संक्रिय व्यवहार कहते हैं ऑपरेंट बिहेवियर को। एक सेकेंड, ऑपरेंट बिहेवियर को। ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने पढ़ा था बीएफ स्किनर के सिद्धांत में, तो उनके सिद्धांत में जो चूहा प्रतिक्रिया कर रहा था वो किस प्रकार का बिहेवियर कर रहा था? तो ऑपरेंट बिहेवियर वो कर रहा था। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑपरेंट बिहेवियर भैया कैसे होता है, किस चीज से होता है? क्या ज्ञात उद्दीपन से होता है? क्या उसको पहले हम स्टिमुलस बता देते हैं या दिखा देते हैं कि देखो ये स्टिमुलस है, और फिर देखने के बाद क्या वो रिस्पॉन्स करता है? तो नहीं। आपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ा होगा या स्किनर का सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ा होगा, तो उसमें पहले उसको स्टिमुलस नहीं बताया जाता है। एक भूखे चूहा को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है और वो भूख से तड़पता रहता है, इसलिए उछल कूद रैंडम अभ्यास, रैंडम मतलब कोशिश उसके द्वारा किया जाता है, और रैंडम कोशिश किया जाने के द्वारा एक बार उसका जो पैर होता है उस लीवर के बटन से दब जाता है, जिस लीवर के बटन को दबाने से अंदर अनाज आ जाता है, और जब अंदर अनाज आता है तो बाद में वो समझता है कि नहीं बटन को दबाने से अनाज आएगा और दबाने लगता है, लेकिन पहले उसको पता नहीं होता है। पहले वो इसमें अनुक्रिया करता है, बाद में उसको स्टिमुलस का पता चलता है। तो जो चूहा उसमें व्यवहार कर रहा है, जो अनुक्रिया वो कर रहा है, वो ज्ञात उद्दीपन से नहीं कर रहा है सर, अज्ञात उद्दीपन से कर रहा है, उसको उद्दीपन ज्ञात नहीं था। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि ऑपरेंट बिहेवियर कैसे होता है, तो अज्ञात उद्दीपन से होता है, अननोन स्टिमुलस से होता है, नॉन स्टिमुलस से नहीं होता है। सब लॉजिकल क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में फंसा देते हैं, और आप 10-20 क्वेश्चन न कर पाने की वजह से आपका मेरिट कम बन जाता है और आप पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको यहाँ से काफ़ी सहायता मिलेगी। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो जो मैंने आपको पढ़ाया है या जो सिखाया है वो आपके दिमाग में पूरा इमेजिन होगा। आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर होगा तो इमेजिन होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है, मेरा पढ़ाया हुआ सारा चीज़ आपको याद आएगा। तो जितनी इस चैनल पे क्लासेस अपलोड हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड हैं, प्रैक्टिस सेट अपलोड्स हैं, उसको पूरा देखिए और सेल्फ स्टडी भी आप अपने से करते रहिए। मेरा जो छोटा सा सहयोग आपको मिल पा रहा है उसको भी लेकिन ज़रूर लीजिए और सेल्फ स्टडी अपने से करते रहिए। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन भी बहुत ही मस्त है। ये भी क्वेश्चन का आंसर शायद ही आपको पता होगा। क्वेश्चन क्या है? E.R. गुथरे के द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया गया है। पहले चीज़ तो ये जान लीजिए कि जो बिहेवियरिज्म है, जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बिहेवियरिज्म है, उसके अंदर लर्निंग की काफ़ी थ्योरीज दी गई हैं। 6-7 थ्योरी फेमस हैं जो कि दी गई हैं। तो वो सारे 6-7 थ्योरीज को आपको याद कर लेना है कि कौन कौन सी थ्योरीज है, किसने दिया है, कब दिया है, ये थ्योरीज क्या कहती हैं, इतना आप जरूर जानिएगा। तो जो E.R. गुथरे के द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया गया है, बताइए कौन सा सिद्धांत दिया गया है? पहला ऑप्शन है समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्टिग्यूटी थ्योरी ऑफ लर्निंग या कॉन्टिग्यूटी कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग बोलेंगे। दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये तो पता होगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया है, जिसको हम आरएस थ्योरी बोलते हैं, बीएफ स्किनर ने दिया है। तो दूसरा वाला तो बीएफ स्किनर दिए हैं। तीसरा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, थॉर्नडाइक दिए हैं, आपको पता ही होगा। चौथा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, वही कुत्ते वाला, तो डॉग वाला प्रयोग किसने किया है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव ने किया है, इवान पी पावलोव। तो दूसरा बीएफ स्किनर ने दिया, तीसरा थॉर्नडाइक ने दिया, चौथा पावलोव ने दिया। तो भैया बचा कौन? पहला। तो E.R. गुथरे पहला वाला थ्योरी लर्निंग से संबंधित दिए थे, जिसको हम बोलते हैं समीपता या सन्निहितता अनुबंधन का सिद्धांत। इंग्लिश वर्ड आप याद रखिएगा, इंग्लिश वाला कभी भी चेंज होकर नहीं लिखा जाता है क्वेश्चन पेपर में, लेकिन हिंदी का जो आपका टर्म है वो बदल जाता है। कभी सन्निहितता अनुबंधन का सिद्धांत दे देगा, कभी समीपता अनुबंधन का सिद्धांत देगा, तो आप फंस सकते हैं। तो इंग्लिश याद रखिएगा, कॉन्टिग्यूटी या कॉन्टिग्यूवस कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग E.R. गुथरे के द्वारा दी गई है। ठीक,
चलिए, ये थ्योरी मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये थ्योरी उतना फेमस नहीं है, इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस ये पूछ देगा कि कौन दिया है, फिर भी समय मिलेगा तो इसको हम पढ़ा देंगे। अभी क्या है, मैं सीरीज से पढ़ा रहा हूँ थ्योरी, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, तो वो सीरीज ही चलती रहेंगी। अब देखिए 8वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसका आंसर आप दे लिए इट मीन्स कि बिहेवियरिज्म आपको आता है, व्यवहारवाद की आपको समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। चलिए इसका आंसर बताइए। वातावरण या इन्वायरमेंट ही सब कुछ है, इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग। तो इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग कौन बोलता है? ये जो स्टेटमेंट है किससे रिलेट करता है, किस संप्रदाय से, किस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से रिलेट करता है? पहला है आपका व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म, दूसरा है प्रकार्यवाद फंक्शनलिज्म, तीसरा है रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म, और जो आपका चौथा है संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म। तो किससे करता है बताइए? तो जो व्यवहारवाद है वही बोलता है कि आप मुझे कुछ बच्चे दे दीजिए, मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ, और किसके थ्रू? इन्वायरमेंट के थ्रू। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे उस बच्चे के आसपास कि बच्चा वही बनेगा, और उसमें उसका कंडीशनिंग भी ऐसा ऐसे चीज़ों से कराएंगे कि जो चाहते हैं वही बना देंगे। तो हेरिडिटी का कोई रोल ही नहीं है व्यवहारवाद के अंदर, अनुवंशिकता पे ये बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं, बोलते हैं इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग। तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है, लेकिन आप कुछ फैक्ट्स और जान लीजिए कि जो आपका फंक्शनलिज्म है, प्रकार्यवाद है, ये विलियम जेम्स इसके प्रतिपादक हैं, और जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसके पियाजे, जीन पियाजे आप नाम सुने होंगे, ये प्रतिपादक हैं, और जो संरचनावाद है इसके विलियम वुंट प्रतिपादक हैं। तो ये चीज़ अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे, ठीक। ये सारे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं। जो फंक्शनलिज्म है वो बोलता है कि भैया हम फंक्शंस का अध्ययन करेंगे कि मानव किस प्रकार के फंक्शंस करता है। रचनावाद वो रचना कि किस प्रकार से ज्ञान का निर्माण किया जाता है, कैसे बच्चा समझ विकसित करता है, इन सब चीज़ों की बात करता है। संरचनावाद बोलता है कि जो मेंटल स्ट्रक्चर है ना, जो मस्तिष्क की संरचना है ना, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो सब मैंने आपको स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ा चुके हैं हम। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली सभी क्लासों को देख लीजिएगा। देखिए जो भी साइकोलॉजी की क्लास इस चैनल पे मैं लिया हूँ पहले और अभी जो ले रहा हूँ, अगर आप उसको पूरा ध्यान से देख लेते हैं और प्रैक्टिस सेट भी कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं CUET PG वाले उसको लगा लेते हैं, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि आप जब एमएड एंट्रेंस के एग्जाम में बैठिएगा, मनोविज्ञान के अंदर से आपका क्वेश्चन बहुत कम गलत होगा, ठीक। अब देखिए काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। काल क्रम माने क्या? जीवन काल, ठीक। जीवन काल, किसका जन्म पहले हुआ है, तो जिसका जन्म पहले हुआ है उसके हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले किसका जन्म हुआ है, उसके बाद किसका जन्म हुआ है, उसके बाद किसका जन्म हुआ है, उसके बाद किसका जन्म हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए जो आपका दिया गया है EL थांडाइक, ER गुथरे, क्लर्क, EL मतलब CL हल, JB वॉटसन, रॉबर्ट M गैगने या गैने, BF स्किनर, इवान पैवलोव। तो ये 7 व्यक्ति हैं, मनोवैज्ञानिक है 7, और इनको आपको इनके जन्म के आधार पे कि किसका जन्म पहले हुआ है उसको पहले पे रखना है, उसके बाद इस तरीके से अरेंज करना है। तो चलिए कीजिए, इसके लिए आपको सबका जन्म याद होना चाहिए। तो जीवन काल आप सभी वैज्ञानिक का याद कीजिएगा। मैं थ्योरी की जितनी क्लासें पढ़ाया हूँ सबका जीवन काल मतलब लिखवा दिया हूँ, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई। तो ये चीज़ अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। देखिए 1 सेकंड रुकिएगा। तो देखिए इसमें जो आपका आंसर होगा वो पहला वाला आंसर आपका सही होगा। और कैसे सही होगा तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो इवान पी पावलोव थे, ठीक ना, 7वां नंबर आपका सबसे पहला आ जाएगा। इनका जो जन्म हुआ था आपका 1849 में हुआ था, और मृत्यु हुई थी 1936 में। तो हमको जन्म के आधार पे अरेंज करना है, ठीक। इसके बाद पहला नंबर आ जाएगा। तो पहले नंबर पे कौन है मैं देख लेता हूँ। पहले नंबर पे आपके EL थॉर्नडाइक हैं। तो थॉर्नडाइक का आपका जन्म कब हुआ है? थॉर्नडाइक का आपका जन्म हुआ है 1874 में, ठीक। थॉर्नडाइक का जन्म हुआ है आपका 1874 में, और मृत्यु हुई है 1949 में। तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएंगे, ये आप कॉपी पेन में नोट करते जाइएगा। चौथे नंबर पे कौन है?
तो चौथे नंबर पे आपके हैं जेबी वॉटसन। तो जो जेबी वॉटसन का जन्म हुआ है आपका, वॉटसन आ जाएंगे चौथे नंबर पे, वॉटसन। इनका जन्म हुआ है 1878 में और मृत्यु हुई है 1958 में। ठीक, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। तो तीसरे नंबर पे कौन है मैं देख लेता हूँ। सीएल हल हैं। तो जो हल हैं इनका जन्म आपका हुआ है 1884 में। कब? 1884 में और मृत्यु हुई है 1952 में। 1952 में। 3 है ये। ठीक, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे आपके कौन थे? दूसरे नंबर पे आपके हैं ईआर गुथरे। ठीक, तो गुथरे का जन्म हुआ है आपका, गुथरे हैं आपके दूसरे नंबर पे। इनका जन्म हुआ है आपका 1886 में और मृत्यु हुई है 1959 में। ये सब आप कॉपी पेन में अपना नोट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। छठवें नंबर पे आपके स्किनर हैं। स्किनर का आपका जन्म कब हुआ है? स्किनर का आपका जन्म हुआ है, नोट कीजिएगा मैं बता रहा हूँ, 1904 में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 1990 में। 1990 में। ठीक, फिर इसके बाद पांचवा सबसे लास्ट में है। पांचवा पे गैने हैं या गैगने, जो भी बोलिए, इनको गैने शायद बोलते हैं। तो इनका जो जन्म है ये इधर मैं लिख दे रहा हूँ, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो जो गैने हैं इनका आपका जन्म हुआ है 1916 में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु हुई है 2002 में। ठीक, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इस हिसाब से आपका 7, 1, 4, 3, 2, 6, 5 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन। ठीक, इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर एक क्वेश्चन आप देख लिए या फिर हल कर लिए तो आपका 1 नंबर फिक्स हो गया। ठीक, यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। सही मिलान करना है। ठीक, एक तरफ है आपका अधिगम सिद्धांत, लर्निंग की थ्योरीज, और एक तरफ है इसके प्रतिपादक यानी कि फाउंडर या जिसको डेवलप किए हैं। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है यानी त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत, या जिसको एसआर थ्योरी हम बोलते हैं। तो थॉर्नडाइक इसको दिए थे, आपको पता ही होगा। तो पहला का क्या हो जाएगा? सी। ठीक, फिर इसके बाद हाँ, पहला का सी। फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो बीएफ स्किनर इसको दिए थे। दूसरा का हो जाएगा ए। ठीक, फिर इसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन, पैवलव दिए थे। तो तीसरा का आपका हो जाएगा बी। तीसरा का बी हो जाएगा। फिर कॉन्टिग्यूटी कंडीशनिंग थ्योरी मैंने अभी बताया कि रॉबर्ट एम गैने ने दिए थे। तो चौथा का ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा का ई हो जाएगा। फिर इसके बाद ड्राइव रिडक्शन थ्योरी आपका सीएल हल दिए हैं। कौन दिए हैं? सीएल हल। तो 5 का डी हो जाएगा। हियरार्की स्टेप मॉडल ऑफ लर्निंग आपका कुछ गलत हो रहा है क्या? एक सेकेंड थोड़ा रुकिएगा। हाँ, थोड़ा सा गलत हुआ है। हाँ, थोड़ा सा आपका क्या गलत हुआ है कि जो एक सेकेंड, लेकिन हाँ, देखिए यहाँ पे गलत हो गया हम लोगों का। ये चीज़ सही करना पड़ेगा। 5वां से गलत हुआ है। ठीक, देखिए जो कॉन्टिग्यूटी कंडीशनिंग थ्योरी है ये ईआर गुथरे की है। किसकी? ईआर गुथरे की। तो जो आपका चौथा का क्या हो जाएगा? चौथा का एफ हो जाएगा। ठीक, फिर ड्राइव रिडक्शन थ्योरी सीएल हल का है। 5वां का आपका डी हो जाएगा। और हियरार्की स्टेप मॉडल ऑफ लर्निंग रॉबर्ट एम गैने का है। तो 6वां का ई हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, ए, बी, एफ, डी,
ये क्रम आप देख लीजिए, अगर ये क्रम मिलता है तो वही ऑप्शन सही होगा। CABFDE, CABFDE। चलिए देखते हैं। तो देखिए CABFDE पहला नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस किए। इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि किस यूनिवर्सिटी से आपने एमएड एंट्रेंस का फॉर्म अप्लाई किया है, परीक्षा कब से है आपका, इसको ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपका एमएड एंट्रेंस से संबंधित हर एक नोटिफिकेशन भी हम आपको वीडियो बनाकर बताते हैं। और इसके साथ ही आपकी थ्योरी एंड प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की होती हैं एमएड एंट्रेंस की, वो भी आपको कराई जाती हैं। तो ये यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। जब आपका काउंसलिंग होने लगेगा उस समय भी हम आपको बहुत गाइड करेंगे कि किस प्रकार से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, और वहाँ जाके आपको फीस वगैरह कैसे सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें गाइड की जाएंगी। और हम आपके बिल्कुल लास्ट तक बने रहते हैं। आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर आप मुझसे कोई डिस्कशन कर सकते हैं। कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं। आप किसी से पूछ लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, हम बात करते हैं, सबको बताते हैं। तो आपसे जुड़ के ही हम काम करते हैं। अगर आप मेरा एक काम कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप चैनल का। यहाँ पे हमारे फॉलोवर बहुत कम हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो, ठीक। और बाकी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। जैसे ही आपके एंट्रेंस से संबंधित कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई भी सूचना आएगी किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित, जो यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम पे PDF भेज के आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आप निश्चिंत रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में।